हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पे आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की इस क्लास में हम जो हमारा पूरा सीरीज़ है वो यहाँ पर क्लास 9th और क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसके ऊपर बेसिस है। यानी कि हम क्लास 9th और क्लास 10th की पूरी यहाँ पर एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री है वो कंप्लीट करेंगे बेसिक टू टॉप। यानी कि सारे क्वेश्चंस जो कि रेलवे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी में जो भी आ सकते हैं सारे क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे। और ये जो सीरीज़ है वो ऐसी सीरीज़ रहेगी जहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक डिटेल मिलेगी। यानी कि अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, केमिस्ट्री होती है जो होती है स्टडी ऑफ मैटर्स, यानी कि पदार्थों का अध्ययन होता है, उसे ही हम बोलते हैं केमिस्ट्री। अब देखिए, केमिस्ट्री है वो यहाँ पर दो प्रकार से केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, अप्लाइड और यहाँ पर कोर। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के जो जनक है वो किसे माना जाता है। तो यहाँ पर जो एंटनी लिवोसियर हैं इनको यहाँ पर माना जाता है, जो जनक है उसका एंटनी लिवोसियर को माना जाता है जो आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है कि मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसके जो फादर है उसे माना जाता है आपके जो रॉबर्ट बॉयल है। ठीक है, ये रॉबर्ट बॉयल था, उन्होंने गैस के नियम दिए थे, आपने बॉयल्स का नियम पढ़ा था वो। जबकि जो एंटनी या पर लिवोसियर था उसने मेटल नॉन मेटल के बारे में बताया था, द्रव्यमान संरक्षण का रूल्स भी इन्होंने दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर बेसिक्स यहाँ पर केमिस्ट्री का शुरू से। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे आज से कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, अणु परमाणु यहाँ पर क्या होते हैं, यौगिक मिश्रण क्या होते हैं, विलयन क्या होते हैं, सारी चीज़ें आज हम बेसिक जो भी चीज़ें हैं केमिस्ट्री की वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, हमारे चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें दो गुण आपके होने चाहिए उन्हें हम पदार्थ बोलेंगे। पहला, यानी कि उनमें कुछ न कुछ स्थान घेरते हों, यानी कि वो जगह घेरते हो। और दूसरा, उनमें द्रव्यमान हो, यानी कि कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। उन सारी वस्तुओं को क्या बोलते हैं, पदार्थ। यानी कि पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ भार होता है तथा ये कुछ स्थान घेरती हैं। ठीक है, स्थान का मतलब इनमें कुछ न कुछ आयतन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। अब देखिए, पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं। द्रव्य दोस्तों, द्रव अलग है और द्रव्य अलग है। तो अब देखिए, पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि देखिए रेलवे में यहाँ पर 4 ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन यही होंगे और एक ऑप्शन अलग से डाल दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो पदार्थ के गुण होते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, ये कण निरंतर गतिशील होते हैं और द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए मैं आपको और डिटेल से बता दूं, जो पदार्थ होते हैं ना उनमें अवयवी कण होते हैं बहुत सारे। अवयवी कण का मतलब आप उनको परमाणु मान सकते हो, मतलब छोटे छोटे कण होते हैं। तो इनकी विशेषता यह कि इनके बीच कुछ गैप पाया जाएगा, ये रैंडमली किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं, और तीसरा, ये एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। ये गुण होते हैं पदार्थ के। अब देखिए, पदार्थ 2 प्रकार का होता है, वैसे तो शुद्ध और अशुद्ध, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर उसमें एक ही प्रकार के अवयव हों तो उन्हें आप शुद्ध बोलेंगे, और अगर उसमें एक से अधिक घटक हों, एक से अधिक अवयव हों तो उसे क्या बोलेंगे, अशुद्ध। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो ये कि द्रव की पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। तो देखिए, पदार्थ की वैसे तो 3 अवस्थाएं होती है मूल, लेकिन वैसे 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं एक एक के बारे में। वैसे यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखिए पहला, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, साइंस वाले जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट उनको तो प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, क्योंकि ये बहुत सीधे सीधे से टॉपिक है। तो देखिए, पदार्थ की ठोस अवस्था की विशेषता ये होती है, इनका आकार निश्चित होगा। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास फ़ोन है, तो फ़ोन का आकार निश्चित होता है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसका आयतन भी निश्चित होगा। ठीक है, उसका घनत्व भी अधिक होगा, उसकी संपीड़ितता नगण्य होगी। संपीड़ितता का मतलब आप उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसका आकार छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अणुओं के बीच उच्च अंतरा आणविक बल पाया जाता है, आकर्षण बल। उसका मतलब कि कण है उनको आप अलग अलग करोगे तो आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि उनके कण हैं उनके बीच आकर्षण बल है वो थोड़ा प्रबल पाया जाता है ठोसों के। चलिए देखते हैं अगला गुण। ठोसों के कण होते हैं उनमें विसरण अत्यंत कम होता है। विसरण का मतलब फैलाव, मतलब वो फैलते नहीं है। चलिए बात करते हैं, दूसरा है यहाँ पर द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट। अब देखिए, लिक्विड स्टेट क्या होती है, इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार का मतलब आकार चेंज होता रहता है। आप बोतल में भरोगे पानी को तो बोतल के रूप में आ जाएगी, आप पॉलीथीन डालोगे तो पॉलीथीन के रूप में आ जाएगा, बाल्टी में भरोगे तो बाल्टी के रूप में आ जाएगा। यानी कि जिस आकार में आप डालोगे उसी आकार में ढल जाएगा, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। यानी कि आप बाजार से 1 लीटर यहाँ पर तेल लेके आए तो 1 लीटर आप उसको बोतल में डालोगे तब भी 1 लीटर रहेगा, आप उसको किसी और बर्तन में डालोगे तब भी 1 लीटर
रहेगा, मतलब आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इनका घनत्व जो होता है गैस से ज़्यादा होता है, लेकिन ठोसों से क्या होता है, कम होता है। इनमें संपीड्यता होती है, लेकिन क्या होती है, बहुत कम होती है। मतलब प्रेशर डाल के इनका आकार है आप छोटा कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। इनके बीच दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, मतलब आकर्षण बल तो पाया जाता है लेकिन ठोसों से कम पाया जाता है। इनके बीच विसरण क्या होता है दोस्तों, होता है लेकिन कम होता है, गैसों के मुकाबले कम होता है। मतलब आप इनके कणों को अलग अलग कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला, जो कि है गैस अवस्था। तो देखिए गैस अवस्था क्या है। अब गैस अवस्था में देखिए, आप जानते हैं बहुत सारी गैस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी सारी गैसें होती हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए गैसों का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। इनका घनत्व भी बहुत कम होता है, मतलब अवयवीय कण बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें संपीड्यता बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता होगा एलपीजी है, सीएनजी गैस है, इनको हम क्या करते हैं, सिलेंडर में प्रेशर डालकर, दाब डालकर द्रव अवस्था में कर सकते हैं, तो उनका संपीड्यता क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनके बीच अंतरा आणविक बल होता है वो बहुत कम होता है। इनका विसरण बहुत ज़्यादा होता है, विसरण मतलब फैलाव, मतलब फैलना। ये शीघ्रता पूर्वक सभी जगह फैल जाती है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखते हैं दो दो अलग अलग चीज़ें हैं उनके बारे में भी दोस्तों। पदार्थ की जो चौथी अवस्था उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। यह उच्च ताप पर विद्युत क्षेत्र और जब नोबल गैसेस ली जाती हैं तब जाकर ये उत्पन्न होता है, ठीक है। ये विशेष रूप से ट्यूबलाइट्स है वहाँ पर ये बनता है, यानी कि चमकीली जो सतह होती है, चमकीली जो चीज़ें प्राप्त होती है वहाँ पर प्लाज्मा होता है। और एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसके बारे में देखिए। जब किसी गैस के 1,00,000वें भाग को हम ठंडा करते हैं तो यह अवस्था प्राप्त होती है। और इस यानी कि इतनी छोटा आकार होता है, किसी गैस है और उस गैस का लगभग 1,00,000वां हम भाग लें तब जाके ये गैस, और उसको हम ठंडा करें तब जाके ये क्या होती है, प्राप्त होती है। इसकी खोज कार्नेल और कैटरले और वीमैन ने की थी, लेकिन बोस हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे बोस नाम से, तो उनको यहाँ पर इस जो आपकी थ्योरी है, थ्योरी नहीं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी, इसलिए इनको यहाँ पर नोबेल प्राइज़ है वो यहाँ पर दिया गया था। देखिए गैसों को गर्म करने पर इनका प्रसार होता है और ठंडा करने पर इनका प्रसार घटता है। सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो प्लाज्मा की होती है। देखिए इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो, इसका क्रम आप देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यानी कि प्लाज्मा होती है उसकी गति जो सबसे ज़्यादा होती है, फिर गैसों की होती है, फिर यहाँ पर जो कंडेंसेट होती है बीईसी उसकी होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर सॉलिड की होती है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पर कुछ हम छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कणाद सिद्धांत है, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक थे महर्षि कणाद। उन्होंने ये कहा था 500 बीसी में, 500 ईसा पूर्व में, कि अगर हम किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं तो अंत में एक ऐसा टुकड़ा प्राप्त होता है जिसको हम और सरल रूप में नहीं तोड़ सकते। और उस छोटे से छोटे टुकड़ों को इन्होंने कहा था कि ये क्या है, परमाणु है, ठीक है दोस्तों। यानी कि परमाणु के बारे में सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक ने 500 ईसा पूर्व में ही बता दिया था। और उसके बाद में जो डोल्टन था, डोल्टन ने भी इसकी पुष्टि की थी कि जो परमाणु है उसका आकार, डोल्टन ने बता दिया था, 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है और इसको और सरल रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब डोल्टन ने भी ये कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। अभी चलिए बात करते हैं यहाँ पर अणु क्या होते हैं। अब देखिए परमाणु के बारे में एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों। परमाणु होता है वो आपके छोटे से छोटा कण होता है छोटे से छोटा कण होता है किसी भी पदार्थ का। लेकिन दोस्तों परमाणु होता है ना, परमाणु वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। परमाणु भले ही छोटे से छोटा हो, किसी पदार्थ का छोटे से छोटा रूप होता हो, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। चलिए बात करते हैं अणु के बारे में। अब देखिए अणु कब बनता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तब एक अणु बनता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा रूप जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। ये आपको ध्यान रखना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और यह सभी गुण है वो प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं तत्व क्या होते हैं। अब देखिए तत्व क्या होते हैं, जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। जैसे कि आपने सल्फर देखा होगा, तो सल्फर में जितने भी परमाणु होंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ सल्फर के ही होंगे। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के होंगे, कॉपर में कॉपर के होंगे। मतलब एक ही तरह के जब परमाणु है आपस में मिलते हैं, कॉम्बाइन होते हैं, तो उससे क्या बनता है, तत्व बनता है। और वर्तमान में 118 तत्व है वो इस समय ज्ञात है। अब चलिए ये बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं परमाणुकता, यानी कि ओटोमिसिटी।
अब एटॉमिसिटी क्या होती है, कोई भी तत्व होता है ना जो उसका रासायनिक सूत्र लिखा रहता है, तो उसमें कितने परमाणु मिलकर बने हुए हैं उसी की संख्या को बोलते हैं परमाणुकता। जैसे कि ओजोन है, ओजोन में 3 होते हैं तो इसकी परमाणुकता क्या होती है 3। ठीक है, सल्फर होता है S8 रूप में तो इसकी परमाणुकता हो गई 8। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे तत्व होते हैं तो इनकी परमाणुकता अलग अलग होती है, हम उनका डायरेक्ट सूत्र देखकर ही पता लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज, यौगिक यानी कंपाउंड क्या होते हैं। अब देखिए, दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं, ठीक है ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं, कब, निश्चित मात्रा में। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित मात्रा में निश्चित रेशो में मिलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यौगिक और मिश्रण में यही छोटा सा डिफरेंट है, मिलाते तो दोनों में ही है, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों को, लेकिन अगर निश्चित रेशो में मिलाएं तो यौगिक होंगे, और अगर ऐसे ही हम मिला दें रैंडमली किसी भी रेशो में तो इसे क्या बोलेंगे, हम मिश्रण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो आपके मिश्रण होता है वो दो प्रकार का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, सहमांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में। अब देखिए सहमांगी मिश्रण क्या होता है, जब यहाँ पर जो मिश्रण होता है उसकी सभी अवयव होते हैं एक ही भौतिक अवस्था में हो। जैसे कि वायु है तो वायु में आपको पता है वायु रहेगी, जल तो रहेगा नहीं, यानी कि उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, कितनी सारी गैसें हों, वो एक ही भौतिक अवस्था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किस में है, गैस में है। ठीक है, अब ऐसे ही कोई लिक्विड रूप में है, ठीक है, तो लिक्विड में सिर्फ लिक्विड हो, मतलब द्रव ही द्रव हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सहमांगी, मतलब होमोजेनियस मिक्सर। उसके बाद में विषमांगी यानी कि हेट्रोजेनियस, मतलब क्या होंगे, उसमें जो भी आपके अवयव होंगे वो क्या होंगे, उनकी भौतिक अवस्था अलग अलग होगी। जैसे दूध है, अब दूध में अलग अलग चीज़ें मिली होती हैं, कॉम्बाइन। बादल होते हैं, बादल में कई चीज़ें मिलकर बादल बनता है। ठीक है, इसी प्रकार धुआं भी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे विषमांगी मिश्रण का मतलब यह है कि अलग अलग भौतिक अवस्था वाले जब अवयव आपस में मिलते हैं तो विषमांगी होते हैं, समान अवस्था वाले मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम सहमांगी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हमने देखी, चलिए और देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको एक एग्जांपल दे देता है और पूछता है बताइए भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। तो आज आपको सारे डाउट मैं क्लियर करा दूंगा भौतिक परिवर्तन के और रासायनिक परिवर्तन के। तो देखिए भौतिक परिवर्तन के बारे में पहले देखते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ होता है ना, उसके केवल भौतिक गुण ही चेंज होते हैं, भौतिक गुण ही चेंज होते हैं, उसके रासायनिक गुण चेंज नहीं होते। पहली परिभाषा तो ये है। और दूसरी परिभाषा ये है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, मतलब जैसे आपका पानी है, जल है, आप उसको ठंडा करोगे तो वो बर्फ़ बन जाएगी, लेकिन बर्फ़ को वापस गर्म करोगे तो वापस वो जल बन जाएगा। मतलब ये परिवर्तन होता है ना, ये स्थायी नहीं होता है, इससे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, यानी कि वापस हम उसको उसी रूप में ला सकते हैं। अब देखिए इसको और डिटेल से हम देख लेते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें केवल जो गुण होते हैं, रंग होते हैं, गंध होते हैं, वही चेंज होती है। अगर हम परिवर्तन का कारण हटा लें तो वापस पदार्थ उसी अवस्था में लौट आता है। और यह परिवर्तन कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब चलिए मैं आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ इसको बता देता हूँ। तो चलिए और डिटेल से यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम आपको उदाहरण बताते हैं भौतिक परिवर्तन के। तो देखिए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कैसे परीक्षा में पूछ जाते हैं। अब देखिए जल है, जल से बर्फ़ बन जाती है, लेकिन देखिए बर्फ़ को वापस हम गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा। चीनी है, चीनी को अगर पानी में घोल देंगे ना तो आपको पता है विलेन बन जाएगा, मतलब चाशनी बन जाएगी, लेकिन चाशनी से वापस हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए अगला उदाहरण है, कपूर और नौसादर को जब गर्म करेंगे तो ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन हम अभी देखेंगे क्या होता है। ऊर्ध्वपातन मैं आपको बता दूं क्या होता है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं ना तो डायरेक्ट वो गैस अवस्था में बदल जाता है, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर ऊर्ध्वपातन। देखिए कपूर है, नौसादर को जब गर्म करेंगे तो ये इनका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, मतलब सीधे गैस अवस्था में बदल जाएंगे, लेकिन अगर इनको वापस ठंडा करेंगे तो वापस से ठोस अवस्था में आ जाएंगे। इसके बाद देखिए पेपर को अगर काटेंगे तो पेपर को काटेंगे तो यहाँ पर वापस से हम पेपर जोड़ सकते हैं। ठीक है, लकड़ी को काटेंगे, ये लकड़ी काटेंगे मतलब पेड़ काटना नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, लकड़ी काटना है, सिर्फ सूखी लकड़ी काटना है, ऐसे पेड़ को काटना यहाँ पर नहीं है। तो लकड़ी को काटेंगे तो वापस हम लकड़ी को जोड़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया, उसको गुण चेंज, मतलब उसके सब कुछ चेंज हो गया, रासायनिक गुण चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। मोम का पिघलना, जैसे मोम पिघल रहा है तो वापस हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब यह दोस्तों जो कि भौतिक परिवर्तन होते हैं ना, उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, और अगर उसमें परिवर्तन का जो कारण है उसको हटा दिया जाए तो वापस से जो पुराना पदार्थ है वो यहाँ पर बन जाता है। ये सारे उदाहरण है वो भौतिक परिवर्तन के हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, बताइए। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है, अगर मोमबत्ती का जलना पूछे तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा और हम जो नया पदार्थ बना है, मतलब जो नया बना है उत्पाद, उसको वापस पूर्व पदार्थ के रूप में ला सकते हो, तो उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। आपको ये चीज़ सोच लेनी है। चलिए बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा है ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं लेकिन उसके भौतिक गुण नहीं बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें नया पदार्थ बन जाता है, यानी कि एक बार जो नया पदार्थ बन गया तो हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं। रासायनिक गुण को रासायनिक जो परिवर्तन है उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है, आपको ये पहचानना है अगर एक बार नया पदार्थ बन गया तो वापस उसको नहीं ला सकते। अगर नहीं ला सकते तो समझ जाना कि वो रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए दोस्तों, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अगर लोहे पर जंग लग गई तो जंग लग गई तो लग गई, अब उसको वापस से लोहा थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, अगर दूध से दही जम गया तो वापस हम दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, भोजन का पाचन हो गया तो वापस हम भोजन नहीं बना सकते। पटाखा अगर फूट गया, जल गया, तो वापस हम उससे पटाखा नहीं बना सकते। अगरबत्ती या ईंधन जल गया तो अगरबत्ती जलने के बाद वापस अगरबत्ती नहीं प्राप्त कर सकते। मोमबत्ती का जलना, यानी कि मोमबत्ती जल गई तो वापस से मोमबत्ती से वापस हम नहीं बना सकते मोमबत्ती, नहीं मोमबत्ती। तो ये परिवर्तन सारे हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको और डेप्थ में दिखा देता हूँ यहाँ पर दोनों के बीच डिफरेंट। देखिए, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब अगर ये नया जो उत्पाद बैक कर सकते हैं, वापिस नया पदार्थ वो पुराने पदार्थ पे आ सकते हैं, जबकि इसमें नहीं कर सकते। अगला जो चेंज है, इसमें केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। लेकिन इसमें रासायनिक गुण बदलते हैं, भौतिक गुण नहीं बदलते। इसमें अगर परिवर्तन का कारण हटा लिया जाए तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, जबकि इसमें अगर एक बार पदार्थ बन गया तो वो बन ही गया, वापस को नहीं ला सकते। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम इतना रखेंगे। और अभी हम दोस्तों बेसिक क्लियर कर रहे हैं, और बेसिक जब क्लियर होगा तो हम एडवांस लेवल पर चलेंगे, और वहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल भी करेंगे, न्यूमेरिकल जो बनते हैं केमिस्ट्री में वो भी करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक से पूरी केमिस्ट्री है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।